Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. तो हमने जो कंटिन्यू करी है सीरीज़ टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, उसमें क्लास +2 के इनिशियली हमने क्या करा है 1 to 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. उसमें हमने 100 क्वेश्चन ईच चैप्टर से किए हैं और कुछ चैप्टर में 100+ क्वेश्चन है, 125 तक भी क्वेश्चंस हैं. तो 5 चैप्टर यहाँ से ये हो गए. इसके बाद हमने 8th चैप्टर भी इसका कंप्लीट कर लिया है, हमने 9 चैप्टर भी इसका कर लिया है और हमने 10 चैप्टर भी जो क्लास +2 का है वो कंप्लीट कर लिया है टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चंस में ही. तो आपके पास जो है इस टाइम पे 5, 6, 7, 8 चैप्टर का क्वेश्चन बैंक है. मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 800 to 900 क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं, प्लस कुछ उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं. और अब आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ये चैप्टर जेनेटिक्स पोर्शन से है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 5th चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट था, जो कि थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, क्योंकि जेनेटिक्स थोड़ा सा अलग हो जाती है. जेनेटिक्स बायोलॉजी से थोड़ा अलग हो जाती है, क्योंकि जेनेटिक्स इंडिविजुअली एक अलग ब्रांच आ जाती है बायोलॉजी की, जिसमें जीन से रिलेटेड डिस्कवरीज, डीएनए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो पहले मैं बता दूं, बिफोर डिस्कसिंग दीज चैप्टर्स, 5th चैप्टर और 6th चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. जैसे जीन क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, डीएनए के बारे में नॉलेज होना चाहिए. तो उसके लिए मैंने डीएनए पे एक वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो. डीएनए से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन, चाहे डीएनए का स्ट्रक्चर हो, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, या फिर कोई भी क्वेश्चन, मतलब डीएनए के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट एक सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएगा. मैंने उसका नाम रखा है डीएनए टेस्ट वीडियो बाय अराइव ऑनलाइन क्लासेस. आप सर्च कर सकते हो. उसमें आपको ये वाली वीडियो पहले देख ले, फिर इन चैप्टर्स को गो थ्रू करें. राइट, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन है पिटेटिव जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो क्या होता है पिटेटिव जेनेटिक मटेरियल? जो न्यूली आइडेंटिफाइड जेनेटिक मटेरियल होता है. एक्चुअली ये टर्म यूज हुई है एनसीईआरटी में, तो कहीं ना कहीं घुमा के क्वेश्चन में आपको ये आ सकती है. राइट, जो न्यू बन रहा है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, जिसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, और जो जीन होता है उसी को पिटेटिव जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया जाता है. 2 टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन लिविंग बॉडी. तो हमें पता है वो डीएनए और आरएनए होता है. डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड. थर्ड इज द जेनेटिक मटेरियल विच एक्ट्स एज मैसेंजर. तो वो क्या होता है आपका आरएनए. और आपको पता है कि आरएनए का भी जो कौन सा टाइप है, एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए. तो वो मैसेंजर एक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोनोमर यूनिट फॉर न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए. जब डीएनए बनना होता है या आरएनए बनना होता है तो उसके लिए मोनोमर यूनिट क्या एक्ट करती है? न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में मेजर क्या डिफरेंस रहता है? डीएनए वाली वीडियो जाके एक बार ज़रूर देख लें, वहाँ पे ईच एंड एवरी डिटेल, न्यूक्लियोसाइड किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, ये सारी चीज़ों के प्यूरिन, पिरिमिडिन, सब वहाँ पे डिस्कस किया गया है इन डिटेल. नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड की यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है. तो नाइट्रोजिनस बेसिस, जो कि आपके पता है आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडेनिन, गुआनिन है, साइटोसिन है, ठीक है, यूरेसिल है और थायमिन है. ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. शुगर मॉलिक्यूल होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है. ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. जो जीनोमिक्स होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑल ऑफ अ पर्सन जीन. मतलब जितने भी जीन किसी एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट है उन सबको स्टडी हमने करना है, तो हम इस ब्रांच में उसको करते हैं. नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ डीएनए. कितना कंसीडर करते हैं लेंथ की डीएनए को? तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कितने उसके बॉडी में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं, उसके बेसिस पे हम लेंथ किसी डीएनए की कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा डाटा ये एनसीईआरटी में देके रखा हुआ है जो कि रिगार्डिंग न्यूक्लियोटाइड है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. बैक्टीरियोफेजेस के लिए देके रखा हुआ है 5386 न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, और बेस पेयर्स अलग से देके रखे हैं, दैट इज 400
सॉरी 4850, ठीक है। बेस पेयर्स अलग से याद रखने हैं और न्यूक्लियोटाइड अलग से। एस्क्रिशिया कोलाई के लिए दे के रखा हुआ है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर उसमें होते हैं। और ह्यूमन के लिए तो आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ह्यूमन की पूछने की हो जाती है। 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स, राइट। इसके बाद डीएनए वाला एक सेपरेट टॉपिक इसमें है थोड़ा सा। क्लास +1 में भी डीएनए हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल्स की अलग सेपरेट वीडियो जिसमें विद नोट्स आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन मिलेगा। तो बायोमोलिक्यूल की अलग एक प्लेलिस्ट है, उसमें जितने भी बायोमोलिक्यूल के टॉपिक है, चाहे वो मोनोसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, वो सारे डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल का पोर्शन जो है वो केमिस्ट्री क्लास +2 में भी रिपीट होता है। तो डीएनए पे मैंने वीडियो क्योंकि सेपरेट बना दिया है, तो यहाँ भी मैंने ज़्यादा डिटेल इसके बारे में डिस्कस नहीं की है। इसके बाद टॉपिक आता है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो मतलब किस तरीके से, जब जेनेटिक मटेरियल किसी को पता ही नहीं था कि डीएनए नाम की भी कोई चीज़ है या कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कैसे पास होता है, तो स्टार्टिंग में इसके ऊपर काम करना जब शुरू हुआ तो सबसे पहले कौन था, डैश प्रूव्ड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया इसको, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्शा चेज। इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको हम हर्शी एंड चेज मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने किस चीज़ पे, कौन सा ऑर्गेनिज्म था जिस पे इन्होंने काम किया, तो बैक्टीरियोफेज पे काम किया। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है तो आप इसको नोट कर ले, बैक्टीरियोफेज पे उन्होंने काम किया। हर्शी एंड चेज प्रूव्ड और डिस्कवर्ड दैट, क्या उन्होंने एक्चुअल डिस्कवरी की, इट वॉज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम वायरस दैट इज अ बैक्टीरियोफेज दैट एंटर्ड इनटू बैक्टीरिया। देखो इनकी एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ थी, इन्होंने बोला कि बैक्टीरियोफेज, ये मान लो कोई बैक्टीरिया है और बैक्टीरियोफेज कुछ इस तरीके का होता है, राइट। तो इन्होंने बोला ये बैक्टीरियोफेज को, यहाँ मैंने लिखा है वायरस, तो मतलब ये वायरस एक्ट करता है किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरियोफेज वायरस एक्ट करता है किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, अलग से नोट कर लें। तो इसका जो इन्होंने बोला, या तो प्रोटीन होता है या जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया में एंटर करता है, ठीक है। ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव करा था, ठीक है। उन्होंने बोला सा कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कि एंटर कर रही है और उसको इन्होंने जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया, राइट। उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ किए थे हर्शी एंड चेज ने। तो उन्होंने जो है वो सल्फर 35 और फॉस्फोरस 32 का यूज़ किया था। तो आपको याद रखना है, दो एलिमेंट सल्फर एंड फॉस्फेट यूज़ किए थे। कौन से उसके जो आइसोटोप्स थे वो यूज़ किए थे, वो आपको याद रखना है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया गया था, राइट। हर्शी and Chase proved that DNA is the material that passed from virus to bacteria, ठीक है, मतलब that passed from one generation to another, ठीक है। इसके बाद आरएनए के बारे में हमें पता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। आपको पता है आरएनए जो है वो कैटलिस्ट भी कुछ एक ऐसी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में काम करता है। अब कैटलिस्ट जो है वो आरएनए, उसको और क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है, हैमर हेड राइबोजाइम, ये एक एग्जांपल है कैटलिस्ट का। फंक्शन क्या रहता है इसका, इट कैटलाइजेस द रिवर्सिबल क्लीवेज एंड लाइगेशन रिएक्शन एट स्पेसिफिक साइट विद इन आरएनए मॉलिक्यूल। तो आरएनए मॉलिक्यूल में ये क्या करता है, रिवर्स क्लीवेज करता है, ठीक है, और लाइगेशन मतलब ज्वाइनिंग का काम करता है किसमें, आरएनए मॉलिक्यूल में, ठीक है। थोड़ा सा हाई है, टैट में वैसे इतना हम नहीं पूछते, लेकिन बाकी जैसे नीट हो गया या फिर आपका कमीशन, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिव इन, जो डीएनए रेप्लिकेशन है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अब ये सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, मान लो ये कोई पेरेंटल स्टैंड है, ठीक है, फिर अनजिपिंग इसकी हो जाती है, मतलब यहाँ से ये खुल जाता है स्टैंड, तो जब इसकी रेप्लिकेशन होनी होती है फिर यहाँ पे क्या होता है, दो नए स्टैंड जो है वो बनते हैं, फिर यहाँ से ये ब्रेक हो जाते हैं, मतलब जो नए स्टैंड बनेंगे दो पेरेंटल स्टैंड, उसमें आधा कंजर्व रहेगा, मतलब इसमें क्या होगा, आधा ये वाला पेरेंटल होगा और आधा ये न्यू बना, इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव की आधा जो पेरेंटल स्टैंड है वो कंजर्व है, इसलिए इस प्रोसेस को सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं, राइट। इट वॉज शोन फर्स्ट इन एस्क्रिशिया कोलाई, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था, किसने प्रूव करा था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन शो करता है, तो मैथ्यू मैस्लो एंड फ्रैंकलिन स्टार ने इसको प्रूव करा था। कब,
1958 में, राइट। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच आइसोटोप इज यूज्ड बाय मैस्लॉन। उसके एक्सपेरिमेंट के लिए जब उन्होंने ये प्रूव करा कि सेमी कंजर्वेटिव है डीएनए, उस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा आइसोटोप यूज किया था? तो नाइट्रोजन 15 हैवी आइसोटोप यूज किया था उन्होंने, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए इज डन इन, तो सीजियम क्लोराइड में जो है वो इसका यूज किया जाता है डीएनए की सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। नेक्स्ट, द मशीनरी एंड द एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज हेल्प्स इन, जो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है वो किस में हेल्प करता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। सिंपल सा मतलब ये है, पॉलीमराइजेशन मतलब बढ़ना, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उनको बढ़ाएगा, मतलब डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो बढ़ेगा, मतलब डीएनए का जो साइज है वो इंक्रीज होगा। तो पॉलीमरेज का, पॉली मतलब ज़्यादा, डीएनए को ज़्यादा मतलब उसका नंबर बढ़ाना ही इसका काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैटालाइज पॉलीमराइजेशन एट अ वेरी हाई रेट। तो जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, मतलब जो डीएनए का साइज इंक्रीज हो रहा है वो बहुत हाई रेट पे इसका काम होता है, मतलब ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पे जैसे दे के रखा हुआ है, एवरेज रेट जो पॉलीमराइजेशन का है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर्स बन रहे हैं। तो सोचो कितना ज़्यादा फास्ट है, 2000 नंबर्स बहुत ज़्यादा होता है एक सेकेंड के लिए, ठीक है। द प्रोसेस, नेक्स्ट इज द प्रोसेस शोज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। कौन सा प्रोसेस? ये जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, डीएनए की रेप्लिकेशन वगैरह हो रही है, ये एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ एक्यूरेसी होता है। और अगर मान लो एक्यूरेसी ना हो, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको म्यूटेशन बोलते हैं, कोई चेंज आता है। यस, ये म्यूटेशन वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर सेपरेट इन फ्यूचर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बीच में मुझे लगता है कि जो टॉपिक अलग से जिनसे क्वेश्चन आता है और अलग से उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है अब, क्योंकि म्यूटेशन समझना, टॉपिक समझना, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इसलिए उस पर बन जाएगी 10-15 मिनट की अलग वीडियो, तो वो मैं अलग से करवा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन बायो बूस्टर सीरीज़ में आपको रेप्लिकेशन की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी विद नोट्स। उसमें आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, उसको जाके ज़रूर देख लें, इम्पॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन से यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। रेप्लिकेशन जब बनती है तो उसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाते हैं, मतलब जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे विद डायग्राम बताऊँ तो आप ध्यान देंगे क्या होता है। जब रेप्लिकेशन होनी होती है तो डीएनए का जो स्टैंड होता है उसकी अनजिपिंग हो जाती है, अनवाइंडिंग हो जाती है, और उसमें क्या होता है, नए स्टैंड बनते हैं। एक तो उसमें इस तरीके से स्टैंड बनते हैं फ्रेगमेंट्स में, और एक साइड क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस स्टैंड्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखने वाली क्या चीज़ होती है, जो कॉन्टीन्यूअस स्टैंड होता है, ठीक है, और जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको बोलते क्या है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ऐसे टुकड़े हैं, ये वाले, इनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जिस स्ट्रैंड की तरफ होते हैं, उस स्ट्रैंड को, मतलब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जिस स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि यहाँ पे ये जो दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, जो कॉन्टीन्यूअसली ग्रो कर रहा है, इस स्ट्रैंड, इसको कॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, और इसका नाम दूसरा जो है वो है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि, और एक तो इसकी डायरेक्शन भी पूछी जाती है कई बार। जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ये 5' to 3' ही ग्रो करते हैं। मान लो ये इसका 5' है, तो यहाँ को ये 3' हो जाएंगे, इस साइड को ये ग्रो करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा होगा, तो जो नया स्टैंड बनेगा वो हमेशा ही आपको याद रखना है 5' to 3' बनेगा। तो यहाँ पे ये वाला स्टैंड भी क्या हो जाएगा, ये 3' है, तो यहाँ पे ये इसका 5' हो जाएगा, ये 3', ये इस साइड को ग्रो करेगा। 5 to 3' को इसका एरो होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इन सारे स्टैंड्स के नाम और किस डायरेक्शन में ये ग्रो करते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओकाज़ाकी क्या है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। डायरेक्शन ऑफ ओकाज़ाकी मैंने आपको बता दिया, 5' to 3' रहती है। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, और जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है मैंने आपको बता दिया उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में ही क्या होता है, आपका जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं।
अब जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, मतलब एक डीएनए से जो आगे 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं, उसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन बोल रहे हैं। वो किस फेज़ में होता है, सेल साइकिल की कौन सी फेज़ में होता है? तो एस फेज़ में होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न वाला चैप्टर क्लास +1 से कर चुके हैं, वहाँ पर मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है। बायो बूस्टर सीरीज़ में भी आपको सेल डिवीज़न सेल साइकिल पे वीडियो मिल जाएगी विद ट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द एंजाइम सॉरी दैट हेल्प्स इन अनजिपिंग और अनबाइंडिंग। जब डीएनए स्ट्रैंड है, आपको पता है डीएनए स्ट्रैंड इस तरीके से डबल हेलिकल होता है। जब उसको रेप्लिकेशन करनी होती है तो उसका एक पोर्शन ऐसे खुल जाता है ताकि जो नया स्ट्रैंड है वो बन सके। तो ये जो खुल गया इसका स्ट्रैंड, अनजिपिंग होगी, ये कौन सा एंजाइम करता है? तो डीएनए हेलिकेज वहाँ पे काम करता है। जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड होता है ना, तो उस जहाँ से अनजिपिंग होनी है वहाँ पे बाइंड हो जाता है ये एंजाइम, और इसके जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, उनको तोड़ता है, ठीक है। सेंटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बैकबोन कौन बनाता है, ये सारे क्वेश्चन डीएनए वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है SSBPS, जो क्या है ये, इनकी फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोटीन्स होती हैं, सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। ये जो है रेप्लिकेशन में इनका क्या काम होता है कि ये टेंशन क्रिएट करती है, मतलब अगर जो अनबाइंडिंग हुई है दोबारा से डीएनए ना जुड़ जाए इस तरीके से, इसको रोकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? डीएनए से जो आरएनए बन रहा है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन से क्या है कि कॉपिंग है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से पहले बताती हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या है, कोई डीएनए स्ट्रैंड है, मैं डीएनए स्ट्रैंड को इस तरीके से ही बना रही हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड होता है इसका कोई पोर्शन होगा, जैसे मैं मान लो ये 5' एंड हो गया तो इसका ये 3' हो जाएगा, ये 5' हो जाएगा और ये 3' हो जाएगा। इस पे क्या होता है, कोई एक ऐसा पोर्शन होगा जहाँ पे प्रमोटर जो है वो आके बाइंड हो जाता है, ठीक है। मैं बताऊंगी प्रमोटर क्या होता है। और दूसरी साइड जो है, इस अपोजिट साइड क्या हो जाता है, यहाँ पे टर्मिनेटर एंड हो जाता है। टर्मिनेटर एंड हो जाता है और जहाँ पे टर्मिनेटर जीन्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जहाँ पे प्रमोटर लगा होता है वहीं से क्या होगी आपकी, वहाँ से क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी क्या, जो भी प्रोसेस है। क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रही है, तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से शुरू होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, जो स्ट्रैंड 5' टू 3' एंड होता है उसका, ये वाला जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ये होता है कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इनफैक्ट आपके एनसीईआरटी में देके रखा हुआ है कोडिंग स्ट्रैंड किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए कोड नहीं करता है, फिर भी इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्टैंड। अब इससे इंफॉर्मेशन को जो है वो कैरी करता है, ठीक है, जो न्यूली फॉर्मिंग आरएनए होगा। क्या होता है, जैसे जैसे प्रोसेस चलता है तो एमआरएनए बनना शुरू होता है, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से ये प्रमोटर जीन आगे मूव करता रहेगा इस तरफ को, और यहाँ से जो है वो आपका क्या होगा, आरएनए जो है वो बनना शुरू होगा, उसकी इलोंगेशन होती रहेगी, इस तरफ को मूव करता रहेगा, ये और ज़्यादा इलोंगेट करता रहेगा। और यहाँ पे जब ये प्रोसेस चलता है तो जब शुरू होगा तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें होंगी जो आके बाइंड होती हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस शुरू होता है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा फैक्टर आता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कोई फैक्टर जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। मैंने क्वेश्चन नोट करे हैं सारे, ठीक है। सिग्मा फैक्टर आता है जिसकी वजह से प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। जैसे जैसे ये सिग्मा फैक्टर आगे आगे जाता है वैसे वैसे एमआरएनए की इलोंगेशन होती जाती है। फिर एंड में क्या हो जाता है, इस सिग्मा फैक्टर मान लो यहाँ पहुँच गया, इस सिग्मा फैक्टर की जगह एक और फैक्टर है, ठीक है, जिसको हम आरएचओ फैक्टर, रो फैक्टर बोलते हैं, वो फिर टर्मिनेट करता है प्रोसेस को। तो ये सेपरेट वैसे अलग से एक जो है वो आपका टॉपिक रहता है ट्रांसक्रिप्शन, जो अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दे दिया कि होता क्या है, कैसे होता है, क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, कहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड है, कहाँ पे कोडिंग स्टैंड है, कहाँ पे प्रमोटर जीन लगा हुआ है, कहाँ पे टर्मिनेटर होता है, क्या आरएचओ कहाँ पे आता है, सिग्मा कहाँ पे आता है, ये चीज़ माइंड में बिठा लो। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, देखो कॉपिंग हो रही है डीएनए की आरएनए में, इसके बाद
प्रमोटर है क्या, स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए, ठीक है, जो कि बाइंडिंग साइट हो जाती है आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज मतलब जो आरएनए को बढ़ने में मदद करेगा, आरएनए को बनने में मदद करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन होता है मतलब ऐसा जीन जो, जैसे मैंने ये बताया आपको कि एक साइड होगा यहाँ पे टर्मिनेटर, यहाँ पे प्रमोटर, ये जो बीच में है जो कॉपी होगा वो स्ट्रक्चरल जीन है, जो इन दोनों के बीच में है, ठीक है, जो ट्रांसक्राइब होगा जिससे इंफॉर्मेशन कोड की जाएगी। टर्मिनेटर क्या होता है, स्मॉल पोर्शन है डीएनए का वो भी, ठीक है, और ये किस तरफ होता है, 3' एंड की तरफ होता है, साइट फॉर टर्मिनेशन फैक्टर, राइट। वही मैंने आपको बोला कि आपको ये स्टैंड याद रखना है कि कौन से एंड पे होता है। तो टेम्पलेट स्टैंड जो है 3 to 5' चलता है और कोडिंग स्टैंड जो है 5 to 3' चलता है, हमेशा ही यही इसका सीक्वेंस रहता है जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद प्रमोटर जो है लोकेटेड होता है 5' एंड पे और टर्मिनेटर कौन से एंड पे होगा, 3' पे। ओके, ऑन कोडिंग स्टैंड ये भी आपको ध्यान रखना है, टर्मिनेटर कोडिंग स्टैंड पे होगा। इसके बाद वहाँ पे एक थोड़ी सी पैराग्राफ में एक टर्म्स आते हैं, सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, जो अब पॉलीपेप्टाइड जो आगे चेन बनेगी, ठीक है, तो उसके लिए ये कोड करता है, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक एग्जाम्पल हो गया आपका यूकैरियोट्स, और पॉली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वहाँ पे क्या होंगे, सेगमेंट्स होंगे, वो तो पॉली वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो जीन होती है, ठीक है, यहाँ पे यही फ्लो चार्ट में बताया गया है। इसके बाद प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, अब जो इसका प्रोसेस है थोड़ा सा, वहाँ पे वैसे ट्रांसक्रिप्शन से काफ़ी क्वेश्चन हो गए, लेकिन प्रोसेस आगे जो है इसका, वहाँ पे क्या चीज़ें रहती है वो आगे भी, क्योंकि एक वीडियो में 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स करते हैं हम 100 में से, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगे जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, यूकैरियोट्स में डिफरेंट रहता है, उसमें टेलिंग और कैपिंग वगैरह हम पढ़ेंगे, एक्सॉन इंट्रॉन्स कैसे वो स्प्लाइसिंग होती है उनकी, थोड़ा सा वो है उसमें। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक कोड हम करेंगे इसी चैप्टर में, म्यूटेशन वाला टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे हम, जेनेटिक कोड से जो बार बार क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, जो आपका ओपाल ओकर स्टॉप कोडोन वगैरह है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर इसमें टीआरएनए का थोड़ा सा कंसेप्ट है, फिर ऑपेरोन्स हैं, जैसे लैक ऑपेरोन हो गया आपका, ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन हो गया, और इसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फिर लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम शायद कर भी चुके हैं आई थिंक बायो बूस्टर सीरीज में, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से। और ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। और मैं आपको बता दूं हमने केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़ भी शुरू करी है, तो एचपी टेट के लिए आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट एचपी टेट बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू एचपी टेट क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट एचपी टेट केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें एचपी टेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद एचपी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है
इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.